आज की कहानी है वापसी। समंदर अपनी छोटी लौटती हुई लहरों से किनारे को धो रहा था। नीले आकाश में बादलों के सफेद टुकड़े तेज हवाओं से पक्षियों की तरह उड़ रहे थे। समुद्र में उतरती हुई सी घाटी की तलहटी में समाया गांव सूरज की रोशनी में उग सा रहा था। गांव के ठीक शुरू में पर सड़क के किनारे पर महाशय मार्टिन का एक अकेला मकान खड़ा था। यह एक मामूली मछुआरे की मिट्टी की दीवारों और घास फूस से ढकी छोटी सी झोपड़ी थी। वहां पर जेबी रुमाल के आकार का एक छोटे बगीचे का चौकोर टुकड़ा है, जो एक बाड़ द्वारा सड़क से अलग है। उस बगीचे में प्याज, पत्ता गोभी और अन्य साग सब्जियां उग रही है। पति मछली पकड़ने चला गया और उसकी औरत झोपड़ी के सामने बड़ी मकड़ी के जाले के समान मछली पकड़ने के जाल को गूंद रही है। 14 साल की एक छोटी लड़की दरवाजे के पास कैन की आराम कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी हुई बाड़ से टिकी है। वह एक गहरे रंग के पुराने और फटे चिथड़े को सी रही है। उससे लगभग 1 साल छोटी लड़की एक छोटे बच्चे की, जो न चल सकता है और न बोल सकता है, उसे खिला रही है। 2 छोटे छोटे बच्चे जो मुश्किल से 2-3 साल के होंगे, जमीन पर एक दूसरे के सामने खेल रहे थे। अपनी छोटी कोमल नाजुक उंगलियों से मिट्टी खोद रहे थे और एक दूसरे के चेहरे पर फेंक रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ एक छोटा बच्चा जिसे सुलाने के लिए थपकी दी जा रही थी, वह बहुत हल्की, धीमी, हल्की भारी आवाज में लगातार रोता चला जा रहा था। एक खिड़की की स्वीप पर बिल्ली सोई है। एक दीवार के कोने पर गुलाबी बासी फूलों का ढेर लगा है, जिसके ऊपर मक्खियों का झुंड भिनभिना रहा था। एक छोटी लड़की दरवाजे पर झूल रही थी। अचानक चिल्ला पड़ी, माँ! क्या है? माँ ने जवाब दिया, वह फिर आ गया। सुबह से वे लोग एक बूढ़े आदमी से परेशान थे, जो दिखने में भिखारी जैसा लग रहा था। वह सुबह से मकान के आसपास मंडरा रहा था। उनको लगा जैसे यही आदमी उनके पिता को जहाज पर ले गया था और उस पर चढ़ाया था। वह दरवाजे के पास एक टाट पर बैठा था। जब वे समुद्र के किनारे से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वह अब भी लगातार मकान को घूर रहा है। वह बहुत बीमार और घिनौना लग रहा था। 1 घंटे से ज्यादा वह बिना हिले ढुले बैठा रहा। फिर उसे लगा कि घर के सारे लोग उसे बुरा आदमी समझ रहे हैं। वह उठा और एक पांव से घिसटते हुए वहां से चला गया। परंतु उन्होंने देखा, ज्यादा समय नहीं बीता होगा कि वह फिर लंगड़ाते हुए वापस लौट आया और फिर पहले की अपेक्षा थोड़ी दूरी पर बैठ गया, जैसे वह घर के लोगों की चौकसी कर रहा था। माँ और बेटी दोनों डरी हुई थी। माँ ज्यादा ही सहमी थी, क्योंकि वह आदत से कुछ ज्यादा डरपोक थी और उसका पति लेवास्क्यू रात से पहले समुद्र से वापस नहीं लौटता था। उसके पति का नाम लेवास्क्यू था, उसका नाम मॉर्टन था। पति पत्नी मॉर्टन लेवास्क्यू के नाम से जाने जाते थे। यह इसलिए क्योंकि मॉर्टन का पहला पति भी एक मछुआरा था। उसका नाम मॉर्टन था। वह हर गर्मियों में न्यू फाउंडलैंड मछली पकड़ने जाता था। 2 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसको दूसरा बच्चा हुए भी 6 माह गुजरे थे। तब उसका पति 2 बहनें नामक जहाज, जिसमें 3 पाल लगे थे, समुद्र में डिप्पे नामक स्थान से गायब हो गया था। उस जहाज की अब तक कोई खबर नहीं आई। जहाज का कोई यात्री लौटा नहीं था और यह विश्वास था कि वह जहाज पूरी तरह गुम हो गया है या समुद्र में डूब गया है।
अपने दोनों बच्चों को पालने में संघर्ष करते हुए श्रीमती मॉर्टन ने पति की प्रतीक्षा में 10 साल से ज्यादा बिता दिए थे, और जितनी कि वह सुंदर साहसी औरत थी, एक अन्य स्थानीय मछुआरे जिसका नाम लेवास्क्यू था, जो विधुर और एक लड़के का बाप भी था, ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। उसने शादी की स्वीकृति दे दी और 3 साल के मध्य में उसने अपने नए पति के 2 बच्चों को जन्म दिया। उनका जीवन कठिन और संघर्ष भरा था। रोटी महंगी थी और मांस उस घर में लगभग अजनबी था। ठंड के तूफानी महीनों में कई बार वे स्थानीय बेकर के यहाँ कर्ज में डूब जाते थे। इतने के बाद भी उनके बच्चे तंदुरुस्त थे और लगातार बढ़ रहे थे। पड़ोसी कहते थे मॉर्टन और लेवास्क्यू अच्छे लोग हैं। मॉर्टन सील की तरह मजबूत है और लेवास्क्यू से अच्छा दूसरा मछुआरा नहीं है। बाड़ के पास बैठी लड़की कहीं जा रही थी। वह भिखारी उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे मानो वह अपने लोगों को जानता हो। शायद वह पास के किसी गांव का भिखारी था। परंतु माँ सच्चाई जानती थी। नहीं नहीं, वह स्थानीय आदमी नहीं था। नहीं, यह एक कड़वा सच था। वह एक लकड़ी के लट्ठे के समान खामोश और भावहीन था। उसकी नजरें मकान पर अपलट टिकी थी। मैडम मॉर्टन बिफर उठी। डर उसकी हिम्मत पर छाया था। उसने फावड़ा हाथ में पकड़ा और बाहरी दरवाजे से बाहर आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस अजीब से लावारिस आदमी पर चीख पड़ी वह। मैं हवा खा रहा हूँ, उसने तीखी आवाज में उत्तर दिया। क्या मैं किसी का कुछ नुकसान कर रहा हूँ? मेरे घर के आसपास चक्कर लगाकर क्या तुम मेरे घर की निगरानी कर रहे हो? मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूँ, उसने जवाब दिया। क्या मैं सड़क के किनारे बैठ सकता हूँ? उसे कोई उत्तर नहीं सूझा, तो वह घर के अंदर लौट आई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगा। दोपहर के आसपास आदमी वहां से गायब हो गया, परंतु शाम 5 बजे के आसपास एक बार फिर दिखा, परंतु शाम के बाद वो फिर नहीं दिखा। लेवास्क्यू रात को समुद्र से वापस लौटा और उसको दिन की उस घटना की सारी जानकारी विस्तार से दी गई। कोई लफंगा घर का चक्कर लगा रहा होगा, यह सोचकर लेवास्क्यू बिना किसी तनाव के उस रात आराम से गहरी नींद में सोया। परंतु पत्नी अजीब आंखों से उसकी ओर घूरते हुए उस बेकार भिखारी आदमी के बारे में ही सोच रही थी। सुबह हुई तो तेज तेज हवाएं चल रही थी। जब लेवास्क्यू ने यह देखा कि खराब मौसम के कारण वह समुद्र में नहीं जा सकता, तो वह जाल बुनने में अपनी पत्नी का हाथ बटाने लगा। सुबह 9 बजे के आसपास मॉर्टन की बड़ी लड़की, जो ब्रेड लेने गई थी, घबराई हुई दौड़ी आई और चिल्लाकर बोली, माँ, वह फिर से वापस आ गया। उसकी माँ बेचैनी से भर उठी। सहमे हुए उसने अपने पति से कहा, लेवास्क्यू जाओ और उससे कहो कि वह इस तरह हम लोगों पर नजर ना रखे। मैं बुरी तरह परेशान हो गई हूँ। लेवास्क्यू एक बलिष्ठ मछुआरा था। उसका चेहरा ललाई लिए था, जिस पर भूरी दाढ़ी थी। चमकदार पुतलियों से भरी नीली आंखें थी। उसकी मजबूत गर्दन समुद्र में चलने वाली ठंडी हवाओं और मौसम की बारिश से बचने के लिए हमेशा ऊनी स्कार्फ से ढकी रहती थी। वह चुपचाप बाहर निकला और उस सिरफिरे आवारा की तरफ बढ़ा। वे दोनों आपस में बात करने लगे। माँ और बच्ची किसी आशंका से कांपते हुए दूर से देख रहे थे। मादाम मॉर्टन अपने डर से चौंकी। उसके पति ने आदेश दिया, कुछ ब्रेड और चाय का एक प्याला दे दो। कल से इसने खाने का एक टुकड़ा भी पेट में नहीं डाला। उसके बाद वे दोनों एक साथ मकान में घुसे। पत्नी और बच्चे उनके पीछे थे। वह लावारिस भिखारी सा दिखने वाला आदमी बैठ गया और खाने लगा। घर के लोगों की घूरती नजरों के सामने उसने सिर झुका लिया था। माँ खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। मॉर्टन की दोनों बड़ी लड़कियां दरवाजे से टिकी थी। उनमें से एक छोटे बच्चे को गोद में लिए थी और आश्चर्य से उस अजनबी की ओर देख रही थी। लेवास्क्यू भी बैठ गया और उससे पूछा,
तो बहुत दूर से आए हो? हाँ, सिटी से। पैदल चलकर इस तरह? हाँ, जब आपके पास पैसे ना हो तब आपको ऐसे ही आना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं? मैं यहीं आया था। क्या इस इलाके में किसी को जानते हो? शायद। सब मौन थे। वह चुपचाप खा रहा था, जबकि वह बहुत भूखा था। ब्रेड खाते खाते बीच में चाय की चुस्कियां भी ले रहा था। उसका चेहरा थका थका और झुर्रियों से भरा था। भावहीन भी वह ऐसा आदमी लग रहा था जिसने जिंदगी में बहुत दुख पाया हो। लेवास्क्यू ने एकाएक उससे पूछा, आपका नाम क्या है? बगैर अपना सिर उठाए उसने बताया, मेरा नाम मॉर्टिन है। एक अजीब आशंका से मां सिहर उठी। वह एक कदम आगे बढ़ी, जैसे वह अजनबी के नाक नक्श को और अच्छी तरह देखना चाहती थी। उसके सामने वह मौन और निश्चल खड़ी थी। आखिर में लेवास्क्यू ने ही कहा, आप इसी इलाके में रहने वाले हैं? हाँ, मैं इसी इलाके का हूँ। अंत में उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें औरत की आंखों से टकराई। वह उसे एकटक देखता रहा, जैसे वह नजरें आपस में जुड़ गई थी। एकाएक उसने दबी, बूझी और भराई आवाज में कहा, क्या तुम वही हो, मेरे पति? हाँ, मैं वही हूँ, उसने सादगी से कहा। वह उठा नहीं, वहीं बैठे बैठे धीरे धीरे ब्रेड चबाता रहा। आप कहाँ से आ रहे हो? दूसरे पति ने पूछा। पहले पति ने अपनी कहानी सुनाई। मैं अफ्रीका के समुद्री तटों से आ रहा हूँ। जहाज टूटने के बाद हम एक तख्ते के सहारे तैरते रहे। हम तीन किसी तरह बच सके, मैं, पिकार्ड और वेटिनल। उसके बाद हम तीनों को वहां से आदिवासियों ने पकड़ लिया था। 12 साल तक कैद में रहे। फिर एक अंग्रेज नाविक ने हमें आज़ादी दिलाई। मेरे 2 दोस्त मर खप गए। मैं बचकर यहाँ वापस आ गया। इस तरह मैं यहाँ हूँ। तो अब हम लोगों को क्या करना है? लेवास्क्यू ने पूछा। आप इस औरत के पति हो? मॉर्टिन ने पूछा। हाँ, मैं ही अब इसका पति हूँ, लेवास्क्यू ने उत्तर दिया। उसको घेरे हुए बच्चे पास खड़े थे। उनमें से 2 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए उसने उनके बारे में पूछा, क्या ये मेरी लड़कियां हैं? हाँ, ये दोनों तुम्हारी लड़कियां हैं, लेवास्क्यू ने बताया। हे प्रभु, ये कितनी बड़ी हो गई। अब हमें क्या करना है? लेवास्क्यू ने फिर दोहराया। मॉर्टिन हक्का बक्का था। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। आखिर उसने जवाब दिया, जैसा आप लोग चाहोगे वैसा ही करूंगा। मैं आप लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। परंतु जब मैं मकान के बारे में सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और तुम्हारे 3। मैं तैयार हूँ, जैसे भी तुम फैसला करना चाहो। परंतु जहाँ तक मकान का प्रश्न है, क्योंकि यह मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ा था, मैं इसी मकान में पैदा हुआ था और मेरे वकील के पास इसके कानूनी दस्तावेज भी हैं। मादाम मॉर्टिन अभी भी रो रही थी और अपने नीले एप्रन को मुंह में दबाकर सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थी। उसकी दोनों बड़ी लड़कियां अपनी माँ के पास चली आई थी और अचरज वह कौतूहल से पिता की ओर देख रही थी। लेवास्क्यू के दिमाग में एक तरकीब आई। ऐसा करे कि हम पादरी के पास चलें। वहीं इस गुत्थी को सुलझाएंगे। वही आखिरी फैसला करेगा। मॉर्टिन उठी। जैसे ही उसका पहला पति उसके पास आया, वह सिसकते हुए उससे चिपट गई। यह तुम हो मॉर्टिन, मेरे प्यारे, मेरे पति, यह तुम हो। मॉर्टिन ने भावातिरेक में उसके माथे को प्यार से चूम लिया। अलाव के पास खड़े दोनों बच्चे माँ को रोता देख जोर जोर से रोने लगे। जो छोटा बच्चा गोद में था, वो भी तेज बेसुरी आवाज में चीख कर रोने लगा। लेवास्क्यू उठा और प्रतीक्षा की।
आओ, उसने कहा, हम इस बात का फैसला कर ही ले। मॉर्टिन बीवी के पास से गुजरते हुए अपनी दोनों बेटियों को देख रहा था। तब उनकी माँ ने अपनी बेटियों से कहा, शायद तुम अपने पिता से प्यार करना चाहो। वे धीरे धीरे आगे बढ़ी, डरी, सहमी, आश्चर्य में डूबी। उसने एक के बाद दूसरी को प्यार किया, दोनों गालों को चूमा। उसके बाद दोनों आदमी घर से बाहर निकल गए। जब वे पास के कैफे के पास से गुजर रहे थे तो लेवास्कियो ने पूछा, थोड़ा कुछ पीने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मैं थोड़ी सी ले सकता हूँ। वे कैफे के एक कमरे में बैठ गए जो अब भी खाली था। लेवास्कियो ने जोर से ऑर्डर दिया, चिक्कार, 2 डबल ब्रांडी बढ़िया वाली। यह मॉर्टिन है जो लौट आया है। मॉर्टिन को तुम पहचानते हो? यह मेरी पत्नी का पहला पति है। 2 बहनें जहाज का मॉर्टिन, जो काफी पहले समुद्री तूफान में खो गया था। एक मोटा, बड़े पेट वाला, लाल मुंह का ठिगना बारमैन एक हाथ में 3 ग्लास और एक हाथ में पानी का जग लेकर आ गया। ओह, तो प्यारे मॉर्टिन, तुम वापस आ गए। मॉर्टिन ने उत्तर दिया, हाँ, यह मैं ही हूँ।